हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2025। इन तीनों ही पेपर को टारगेट करते हुए जो हमारी तपस्या नोट्स की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था, साथ ही साथ हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को भी कंप्लीट किया था। और उसके बाद अब हम लोग कवर कर रहे हैं आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट को फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ समावेश करते हुए सारे लेक्चर्स को कवर किया जा रहा है। तो एनवायरनमेंट के कंप्लीट होने के बाद आप लोग जिस भी सब्जेक्ट की डिमांड करोगे, चाहे वो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, जिसको आप चाहेंगे उसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना होगा, बताना होगा, और इसके लिए आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके तपस्या नोट्स की सीरीज को देख सकते हो। और बाकी अगर आपको किसी प्रकार के हमारे पेड नोट्स को परचेस करना है, चाहे वो आपके तपस्या सीरीज के हों या फिर परिणाम सीरीज जो कि घटना चक्र शॉर्ट नोट्स होते हैं, या फिर लक्ष्य भेद जो आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, इन सभी के हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स मिल सकते हैं आपको 8527594636। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ओनली व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल को रिसीव नहीं किया जाता है। तो इसीलिए प्लीज वहां पे जो है कि आप इन सभी की डिटेल ले सकते हो। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं दोबारा। हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक में जो पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे जो एल नीनो होती है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे भारत पे, उसके बारे में हम चीजों को कवर करेंगे। आप जिस तरीके का नोट्स ये देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस नोट्स को तैयार किया गया है, जहां पे मैंने कोचिंग भी की थी दिल्ली में, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को शामिल करते हुए इसकी सिनॉप्सिस को तैयार किया गया है। तो यही नोट्स आप परचेस भी कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में नंबर दिया। टॉपिक पे कहाँ है टॉपिक भाई हमारा? टॉपिक मिल जा भाई, टॉपिक। हाँ, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था, और आज हमें पढ़ना है दोस्तों एल नीनो, ला नीनो के बारे में, कि कैसे ये इंपैक्ट करता है और कैसे ये हमारे जो भारतीय मानसून है उसको प्रभावित करता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक हमें देखनी है कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है जो भारत के लिए अच्छी मानी जाती है, और एक होती है आपकी एडवर्स कंडीशन जो भारत के लिए बेहतर नहीं मानी जाती है। अर्थात हमारे लिए कौन सी कंडीशन अच्छी होगी? तो यहां पर हम देखेंगे कि एक हमारे सामने दी गई है नॉर्मल कंडीशन, और एक हमारे सामने दी गई है एडवर्स कंडीशन। तो जाहिर सी बात है भारत के लिए तो यही फेवरेबल होगी, लेकिन कैसे होगी, इन सभी चीजों को हमें समझना है। यहां पर अगर आप देखोगे कि यहां पे 0 डिग्री दिखाई जा रही है, यहां पर भी 0 डिग्री दिखाई जाएगी, सेम टू सेम। लेकिन ये वाला जो लोकेशन है, ये क्या है दोस्तों? ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, साउथ अमेरिका। ध्यान से समझना, साउथ अमेरिका। और यहां पर ये जो लोकेशन देखने को मिली, ये आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर जो है कि विजिबल हो जाना चाहिए। तो यहां पे आप देखते हो कि एक हम्बोल्ट की जलधारा होती है। कौन सी जलधारा होती है? हम्बोल्ट की जलधारा, जिसको हम लोग पेरू की जलधारा भी कहते हैं, चिली के समीप बहती है, और ये एक ठंडी जलधारा के रूप में बहती है, जिसका नाम होता है ला नीना। क्या नाम होता है? ला नीना। ठंडी जलधारा का मतलब होता है जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती है, यानी ये लगभग 70 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री अक्षांश या 70 डिग्री अक्षांश से होते हुए 0 डिग्री की ओर आगे बढ़ रही होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा कहते हैं। तो यहां पर क्या रहता है? हाई प्रेशर बनाता है। लेकिन अगर किसी वजह से, ध्यान देना, अगर किसी वजह से यहां पे जब गर्म जलधारा आ जाती है, जिसको हम एल नीनो कहते हैं, वो हमारे लिए एडवर्स हो जाता है। तो पहले हमें समझना नॉर्मल स्थिति। यहां पर ये हमारी 0 डिग्री की स्थिति हो गई, और यहां पे ये जलधारा एक बह रही है, ठीक है। इसको ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा या ला नीना भी हम इसको कह देते हैं। जब यहां पर हमारा हाई प्रेशर है, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी एक हाई प्रेशर हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में बनने वाले लो प्रेशर को क्या करता है? ये अपनी ओर, मतलब भारत में बनने वाला जो लो प्रेशर होता है, गर्मियों के समय की बात होती है यहाँ पे नॉर्मल स्थिति में, क्योंकि मानसून तो सामान्यतः कब आता है? मई से लेकर सितंबर के बीच में आता है। और इस दौरान आप देखते हो कि जो हवाएं सीधे सीधे जो है कि 0 डिग्री की ओर जाती हैं, 0 डिग्री की ओर जाती हैं, कॉरियलिस बल के कारण ये दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं और भारत में ये प्रवेश कर जाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अवस्था में। इस सेल को हम लोग कहते हैं वॉकर सेल। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ से हाई प्रेशर से उठने वाली जो हवाएं वो हिंद महासागर के लो प्रेशर को भर रही हैं, लो प्रेशर से हवाएं उठने वाली जो ऊपर आपके पहाड़ी क्षेत्रों में हाई प्रेशर को भर रही है, फिर यहाँ से लो प्रेशर और फिर यहाँ से हाई प्रेशर। तो ये एक वॉकर सेल होती है जो हमारे लिए फेवरेबल होती है, क्योंकि इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से उठने वाली सभी हाई
प्रेशर से हवाएं जो भारत की तरफ लो प्रेशर की तरफ एंट्री करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, और बरसात कराती है, यानी बारिश कराती है। तो ये कंडीशन अच्छी होती है। लेकिन अगर इसी की जगह एल नीनो की उत्पत्ति होती है हर लगभग 4 से 5 साल में, लेकिन मैंने कल की क्लास में बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट के कारण क्या हो रहा है कि अब इसकी उत्पत्ति संभावना, इसकी तीव्रता बढ़ रही है, 2 से 3 साल में होगी, फिर हो सकता है आगे चल के हर 1 से 2 साल में इसकी उत्पत्ति होगी, और ये एक गर्म जलधारा होती है। यहां समझिएगा, सेम वही इक्वेशन है, लेकिन यहां पे ये गर्म जलधारा है जिसको एल नीनो जलधारा भी कहते हैं। सामान्यतः क्राइस्ट चाइल्ड भी इसे कहते हैं क्योंकि दिसंबर में पैदा होती है इसलिए। अब आपको लगेगा सर दिसंबर में तो मौसम ठंडा होता है, तो ये गर्म जलधारा कैसे कह रहे हो आप? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आप देख रहे हो इस समय, दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में क्या होता है, सामान्यतः सूर्य मकर रेखा के आसपास होता है और वहां पे गर्मी हो रही होती है। और जब यहां पे आपकी एल नीनो जलधारा है तो सामान्यतः ये कैसी कंडीशन को बनाएगा, ये आपकी कंडीशन को कर देगा यहां पर लो प्रेशर वाली। पहले हाई प्रेशर था तो लो प्रेशर की ओर आती थी हवाएं, लेकिन अब यहां पे लो प्रेशर, तो जाहिर सी बात है जो हिंद महासागर में हाई प्रेशर बनेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहां से जो हवाएं जानी चाहिए थी भारत की तरफ, बल्कि वो हवाएं भारत की तरफ न जाके इधर की ओर जाने लगी। और इस वजह से जो आपका वॉकर सेल था वो अब रिवर्स हो गया है, क्योंकि यहां से ऊपर की ओर जो है कि हाई प्रेशर बनेगा, इंडोनेशिया वगैरह की तरफ जो बनने लगता है, मतलब इंडोनेशिया में लो प्रेशर वगैरह, तो ये वाला जो रीजन होता है रिवर्स वॉकर सेल होता है। और इसकी वजह से, किसकी, एल नीनो की उत्पत्ति होने की वजह से भारत में कोई भी वायु नहीं पहुंच रही है, और जिस वजह से भारत में मानसून ना आने की वजह से सूखा की स्थिति हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक हो जाता है। इसको जरा पूरा डिटेल से समझ लीजिए एक बार। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो समुद्री जलधारा के रूप में होती है। इसकी उत्पत्ति सामान्य तौर पे 4 से 5 वर्ष के अंतराल पे होती है, जो कि पूर्वी तट प्रशांत महासागर के पेरू तट के समीप होती है। नवंबर से दिसंबर में इसकी उत्पत्ति, और इस जलधारा से जल की सतह का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे लो प्रेशर विकसित होता है, और इससे केंद्र से गर्म वायु ऊपर उठकर इंडोनेशियाई द्वीप समूह के निकट अवरोहण करती है, यानी नीचे उतरती है। आपने यही चीजें तो पढ़ी अभी डायग्राम में कि ये लो प्रेशर होता है, इसके केंद्र से ऊपर उठ के वायु जो है कि जाकर इंडोनेशिया के तट पे क्या होता है, नीचे उतर जाती है। भारत के पूरब साइड में क्या है, इंडोनेशिया, इन सभी क्षेत्रों में तो वर्षा हो जाती है, लेकिन भारत में वर्षा नहीं पहुंच पाती है। ये हमें नुकसान उठाना पड़ता है, और इस वजह से इंडोनेशियाई द्वीप समूह के निकट जो है कि वायु के अवरोहण, मतलब नीचे आने की क्रिया। एक शब्द होता है आरोहण, आरोहण का मतलब होता है वायु का ऊपर जाना, गर्म होकर वायु ऊपर जाती है। आरोहण में क्या होता है, वायु नीचे आती है, और इससे हाई प्रेशर का विकास होता है, जिससे वॉकर सेल में वायु की दिशा क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। और इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वायु की जो दिशा होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, रिवर्स हो जाती है। और रिवर्स होने से आपका रिवर्स वॉकर सेल का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना कि जो ये हाई प्रेशर आपका ऑस्ट्रेलिया के पास बन रहा था पहले भी, तो यहां भी हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर, तो ये सारी हवाएं भारत की तरफ चली गई लो प्रेशर में, और इसने बारिश करा दी। लेकिन अब क्या है, एल नीनो की उत्पत्ति से यहां लो प्रेशर और यहां हाई प्रेशर, लेकिन यहां भी तो लो प्रेशर होगा, लेकिन भारत का जो लो प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, जो हर साल की तरह होता है। लेकिन एल नीनो का लो प्रेशर भारत की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है, तो सारी की सारी हवाओं को क्या करेगा, नमी युक्त अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से भारत की तरफ कोई भी हवा नहीं पहुंचेगी, जिससे भारत में सूखा कंडीशन आ जाती है, सूखा पड़ने लगता है। और इस वजह से जो आपका वॉकर सेल में वायु की दिशा में जो व्युत्क्रमण होता है रिवर्स, इस वजह से रिवर्स वॉकर सेल का निर्माण होता है, और पेरू के तट पे लो प्रेशर विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, लो प्रेशर विकसित हो जाता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में हाई प्रेशर होता था, और जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बाढ़ की आपदा आ जाती है इस क्षेत्र में। वहीं इंडोनेशियाई द्वीप समूह के निकट हाई प्रेशर बनने से वर्षा की प्रतिकूल स्थिति हो जाती है, जिससे मौसमी सूखा पड़ने लगता है। और इसी समय एल नीनो के प्रभाव से लो प्रेशर प्रशांत महासागर बनता है। ऑस्ट्रेलिया के उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर केंद्र से चलने वाली जितनी भी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें थी, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग की ओर चली जाती हैं, और जिससे हिंद महासागर की ओर उनकी क्या होती है, भारत की ओर तीव्रता कम हो जाती है। जो ये हवाएं पहले आपकी कहाँ जा रही थी, दक्षिण पूरब से होके दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही थी भारत की तरफ नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर बनने की वजह से दक्षिण पूर्व से ये क्या हो गया, इसी तरफ चली गई, और भारत में ये नहीं पहुंचती हैं। तो इंडोनेशिया में भी सूखा पड़ा और यहाँ पर भी सूखा पड़ा। कहने का मतलब हो गया एशियाई द्वीप में पूरा का पूरा सूखा पड़ गया। समझ आ गई बात मेरी?
ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखा कि भारत की मानसूनी जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव देती है कौन, एल नीनो। और मैंने कल ही बताया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जाएगी तो एल नीनो की उत्पत्ति प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने की एक सामान्य परिघटना हो जाएगी, जिससे सामान्य परिघटना होने पर भारत को काफी रूप से सूखे का सामना करना पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के सतह में टेम्परेचर में वृद्धि आ रही है। तो एल नीनो की उत्पत्ति अंतराल में अगर कमी आ रही है, यानी अब ये 4 से 5 वर्ष की जगह 1 से 2 वर्ष में अगर उत्पन्न होने लगेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल नीनो एक सामान्य परिघटना बनेगी भविष्य में, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होगा। तो या तो बाढ़ आएगी कुछ जगहों पे, साउथ अमेरिका जैसे रीजन में, और भारत और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा, जो कि पर्यावरणीय समस्याओं की वृद्धि करेगा। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब एक टॉपिक आता है इंडियन डाइपोल। सीधा सीधा ये प्रश्न आता है, इंडियन डाइपोल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक हो जाता धनात्मक डाइपोल और एक होता है आपका ऋणात्मक डाइपोल। ये दो प्रकार के अलग अलग जो है कि डाइपोल्स होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि सिंपल सी भाषा में कहें कि हमारे भारत के लिए धनात्मक का मतलब क्या होता है, जब बारिश का पूरी तरीके से माहौल बना रहे, यानी अनुकूल होना चाहिए। अर्थात 0 डिग्री के पास अगर आप देखोगे तो लो प्रेशर कहां पे देखने को मिलना चाहिए, लो प्रेशर आपको अरब सागर में देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर भारत के अरब सागर में अगर आपका लो प्रेशर नहीं होगा तो दोस्तों यहां से फिर मानसून आ ही नहीं सकता। अगर ये हाई प्रेशर बन गया तो भाई फिर वायु को कैसे खींचेगा अपनी तरफ, दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ कैसे खींचेगा। तो इसीलिए हमारे लिए धनात्मक डाइपोल का मतलब है कि जब अरब सागर का तापमान अधिक हो, लो प्रेशर हो, और अंडमान सागर का क्या हो, हाई प्रेशर हो। इस वजह से जो दक्षिण पूरब से आने वाली जो हवाएं थी वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद भारत में प्रवेश करेंगी और वर्षा ऋतु के लिए अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन अगर धनात्मक की जगह हम ऋणात्मक डाइपोल की बात करेंगे, इट मींस कि अरब सागर का हाई प्रेशर होना चाहिए और अंडमान सागर का लो प्रेशर होना चाहिए, यानी यहां पर तापमान अधिक होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो बारिश है वो मानसूनी जो हवाएं हैं वो भारत में न प्रवेश करके इधर चली जाएंगी, वो चली जाएंगी आपके म्यांमार के क्षेत्र में, थाईलैंड के क्षेत्र में, वियतनाम के क्षेत्र में, मलेशिया के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएंगी और इस वजह से भारत के लिए बरसात नहीं होगी, यानी कि बारिश नहीं होगी। तो अगर मैं आपको यहां पे समझाना चाहूं कि पॉजिटिव जो डाइपोल होता है, यानी कि धनात्मक डाइपोल से साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती है, यानी कि जो व्यापारिक पवन होती है, जो 0 डिग्री को पार करके अरब सागर से के लो प्रेशर केंद्र की ओर आती है, अरब सागर के लो प्रेशर केंद्र की ओर आती है और औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है भारत में। और वहीं अंडमान सागर में हाई प्रेशर का विकास होने से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और मौसमी सूखा पड़ जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करने लगे धनात्मक की जगह ऋणात्मक की, तो वर्षा की प्रतिकूल दशा होती है इंडिया के लिए, क्योंकि ये बाहर चली गई। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है, व्यापारिक पवनें जो होती है दक्षिण पूरब से आने वाली, ये ऑस्ट्रेलिया तटीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक कराती है और औसत से अधिक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा भी लेकर आती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब ये तो खैर कुछ खास था नहीं, तुषार मंडल पे मौसम का प्रभाव, मतलब तुषार मंडल का मौसम पर प्रभाव था, ये कुछ खास नहीं है। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा रहेगा ओजोन क्षरण। और ओजोन क्षरण से ही एक प्रश्न आपका पूछा गया था, नहीं यहां से नहीं था, हाँ ग्रीन हाउस गैस से था, ओजोन क्षरण से नहीं। चलिए ओजोन क्षरण को भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका एनवायरमेंट का टॉपिक होता है। क्या हमें पढ़ना होगा इसमें, अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले ओजोन के का पर्यावरण की दृष्टि से महत्व क्या है, क्यों हमारे लिए ओजोन आवश्यक है, साथ ही साथ ओजोन के क्या कारण होते हैं, ओजोन क्षरण के मतलब ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उसके क्या कारण होते हैं, उससे क्या प्रभाव हो सकता है ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन के क्षरण से, और प्रभाव या क्षरण को कम करने के लिए जो जो प्रयास किए जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजोन क्षरण का जो पर्यावरणीय दृष्टि से महत्व क्या है। देखिए ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से निर्मित होता है। अगर हम ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन आपस में मिलके ऑक्सीजन बनाती जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं। लेकिन अगर हम इसी में एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जोड़ देते तो O3 हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से इसका निर्माण होता है। सर्वाधिक जो संकेंद्रण होता है वो समताप मंडल में होता है। ध्यान से समझना कि अगर आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तक आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलती है, उसके ऊपर लगभग जो है कि आपको 50 किलोमीटर तक आपको समताप मंडल देखने को मिलती है। तो ये जो समताप मंडल है मेरे दोस्त, कौन सा मंडल
मंडल, समताप मंडल, इसी मंडल में सबसे अधिक आपको ओजोन देखने को मिलती है। अच्छा, समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन होती है वो हमारे लिए बेहतर होती है, क्योंकि ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणें जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है इसको रोकती है, जिससे हमारे जो ह्यूमन हैं या स्पीसीज हैं या प्लांट हैं उनको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देती। लेकिन कुछ ओजोन 10% के मामले में हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। कहाँ पे? हमें इस जगह पे देखने को मिलती है, क्षोभ मंडल में। और ये जो 10% होती है ना ओजोन, ये एक तरीके से प्रदूषण के रूप में होती है। किस रूप में होती है? प्रदूषण के रूप में। जबकि 90% जो ओजोन होती है, 90%, ये कैसी ओजोन हो गई? ये हमारे लिए सकारात्मक होती है। और सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज का ये क्या करती है? अवशोषण करती है। तो सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर यूवी रेज की तीव्रता को कम करती है और समताप मंडल का टेम्परेचर हाई हो जाता है। इससे क्षोभ एवं समताप के मध्य तापीय विलोमता उत्पन्न होती है, जिससे मौसम में चेंज होता है और जो क्षोभ मंडल तक ही सीमित होता है। क्योंकि समताप मंडल में अगर ऐसी रेज आ रही है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो समताप मंडल में ही स्टोर हो जाती है, इसका मतलब है कि वहां का तापमान तो बहुत अधिक होगा, बिल्कुल होगा। अगर वो रेंज या वो किरणें अगर पृथ्वी के ऊपर भी आ जाएं तो जाहिर सी बात है समताप मंडल का तापमान कम हो जाता है। लेकिन वो सारी की सारी रेंज जो है वो कहां पे स्टोर है? वहीं पर स्टोर कर रखी गई है। इसीलिए वहां पर क्या देखने को मिलेगा? आपको तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ पर पूरी की पूरी इसकी जो संरचना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जब यहाँ पर इसकी संरचना की बात कर लेते हैं, कैसे ये बनता है। ऑक्सीजन जो होती है वो प्रकाश रासायनिक विघटन करती है अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में, तो दो नवजात ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, जिसको हम नेक्सन और ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, जो कि नवजात ऑक्सीजन होती है। जब ये एक नवजात ऑक्सीजन दोबारा एक ऑक्सीजन से मिलती है तो ये O3 बनाता है, यानी कि ओजोन का निर्माण करती है। इस तरीके से ओजोन का निर्माण हो गया। लेकिन जब इसी ऑक्सीजन मतलब कि ओजोन से जब आपका नवजात ऑक्सीजन मिलता है तो ये दोबारा ओजोन का विघटन कर देता है O2 और O2 में। अभी यहां तक की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी ये एक प्राकृतिक परिघटना है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के चैप्टर में पढ़ाया था पिछली क्लास में कि ग्लोबल वार्मिंग एक नॉर्मल परिघटना है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक नॉर्मल परिघटना है। उसी की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस है वो मेंटेन है। अदरवाइज पृथ्वी का तापमान माइनस भी चला जाता और वो काफी हानिकारक हो जाता। लेकिन जब मानवीय क्रियाओं के द्वारा बहुत अधिक नुकसान करने से ग्लोबल वार्मिंग का क्या हो रहा है? इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ऐसी कुछ परिघटनाएं कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे ये विघटन प्राकृतिक स्थिति से भी बाहर हो जा रहा है, यानी कि प्राकृतिक दर से भी तेज हो रहा है, जिससे ओजोन का क्षरण तेज हो रहा है। अब हो क्या रहा है? जैसे जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकाश रासायनिक विघटन करती है अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में। तो यहां से क्लोरीन निकलता है। क्या निकलता है? सक्रिय क्लोरीन। ये क्लोरीन सबसे खतरनाक होता है। जो ऑक्सीजन मतलब कि O3 है, ओजोन, इसके साथ क्रिया करता है तो ClO बनाता है और ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। और ये बार बार फिर ये दोबारा एक ऑक्सीजन से जो है कि क्रिया करता है, फिर यहाँ पे क्लोरीन बनती है और ऑक्सीजन बनता है। यानी इस प्रोसेस में एक बार इसने अगर ओजोन से क्रिया करना शुरू कर दिया तो दो चीजें बनेंगी, एक तो ClO बनेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन बनेगा। फिर ये जब ClO नए नवजात ऑक्सीजन से फिर क्रिया करेगा तो फिर ऑक्सीजन बनाएगा, Cl बनाएगा। यानी O3 की संरचना गायब हो गई यहां से, अर्थात O3 बन ही नहीं पा रहा, ओजोन बन ही नहीं पा रहा है और इस वजह से ओजोन में कमी आती जाती है। इसीलिए समताप मंडल में O3 के निर्माण की प्रकृति के अनुरूप एक सामान्य प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो हमने तकनीकी विकास किया है, फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, AC यूज करते हैं, जितनी भी ठंडी वाली जो वस्तुएं हैं, शीत कोल्ड स्टोरेज वाली, इनके प्रयोग करने से CFC ओजोन क्षारक जिसको माना जाता है वायुमंडल में उत्सर्जित हो रही है और वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ा रही है। CFC से वायुमंडल प्रवेश करने से ओजोन के क्षरण में दर में जो वृद्धि होती जा रही है और इसी तरीके से O3 जो छिद्र है उस आकार में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो ओजोन का जो क्षरण होता है, यानी कि ओजोन छिद्र, आपने अक्सर सुना होगा कि हमें अंटार्कटिका पे देखने को मिला ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र। तो छिद्र का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम किसी रोटी में छेद करते हैं, किसी कपड़े में छेद हो जाता है तो हमें आर पार दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ओजोन की लेयर में छेद हो गया तो हमें जो है कि आर पार कुछ अंतरिक्ष दिखने लगेगा, ऐसा नहीं भाई। पृथ्वी पे आप खड़े हो, ऊपर जो भी आपको दिख रहा है, बादल वगैरह जो भी दिख रहा है, वो सब अंतरिक्ष का पार्ट होता है, वो सब स्पेस का पार्ट होता है। बस आप
पृथ्वी पे हो इसलिए आपको ब्लू दिख रहा है, हालांकि बायोलॉजी में आपने ये पढ़ा भी होगा जल के अपवर्तन वाली घटना के आधार पे, ठीक है, उस पे नहीं जाएंगे टॉपिक पे। यहाँ पे छिद्र का मतलब होता है कुल मिला के जो ओजोन की जो मोटाई होती है ना वो थोड़ी पतली हो जाती है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि ओजोन की जो मोटाई होती है उसे नापने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डॉप्सन यूनिट का। अर्थात जहां जहां पे ओजोन पतली हो रही होती है, डॉप्सन यूनिट में जब उसकी मेजरमेंट देखने को मिलती है कि ओजोन की मोटाई घट रही है, तो उसी को एक नाम दे दिया जाता है कि ओजोन छिद्र का आकार बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो पतली होती जा रही है जो ज्यादा हार्मफुल होगी। जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के ऊपर ओजोन लेयर का जो छिद्र है वो बढ़ता जा रहा है। अब छिद्र का मतलब क्या हो गया कि ओजोन की जो मोटाई है वो कम हो रही है। अगर ओजोन छिद्र में लगातार ये वृद्धि होती रही, इस पे कोई नियंत्रण नहीं किया गया, तो पृथ्वी की सतह पर अल्ट्रावायलेट रेज जो है कि आना शुरू कर देंगी। और उनके आने से पहली बड़ी बात कि टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो समताप मंडल में जो सबसे अधिक तापमान है ना वो सारा का सारा यूवी रेज की वजह से, अब वो पृथ्वी का तापमान बढ़ाएंगे, वहीं बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे हम और भी चीजों को जरा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो जरा इसी चीजों से देखो, मैंने नोट्स में इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीजों को कनेक्ट किया है ताकि आप इजीली भी अगर आप पढ़ते हो, अगर आपके पास ये पीडीएफ है आपने खरीद रखी है, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की कॉल आ रही थी, मैसेज भी कि सर प्लीज क्लास करा दीजिए, जिससे नोट्स को समझने में और आसानी हो जाए। पढ़ने में तो उनको समझ में आ रहा है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जो नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं अपने चीजों को कनेक्ट करते हुए, कि जब तक आप उसकी क्लास नहीं करोगे तब तक चीजें हो सकता है कि आपको कम समझ में आए। तो इसीलिए क्लास जो है कि कराई जा रही है, लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया, लेमन लैंग्वेज में लिखा गया, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो, साइंस हो, इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो कि 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ के मध्य जाते हो, तो यहां पे ऊष्मा स्थानांतरण के लिए वायुमंडल में वायु राशियों का एक चक्रीय प्रवाह देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है? सर्कुलेशन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। इसी की वजह से एक चक्रवात की भी स्थिति बनती है। ठीक है, याद होगा, इसी को हम आरोहण अवरोहण भी कहते हैं। ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। और इस प्रक्रिया में 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर कुछ प्रदूषक भी स्थानांतरित होते हैं। जैसे जब वायु राशियां जो है कि चक्रीय प्रवाह करती हैं, अपने टेम्परेचर जो कहते हैं उसको टेम्परेचर डिफरेंस को कम करने के लिए, तापीय जो प्रवणता होती है उसको कम करने के लिए जो है कि वायु राशियां 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाती है, क्योंकि 0 डिग्री वाली जो गर्म वायु राशि है वो ठंडे क्षेत्र में जाती है, ताकि वहां पे थोड़ी ठंडी कम हो सके, गर्म गर्म हिस्सा रहे। ठीक है, और उसी तरीके से जो 90 डिग्री से आने वाली जो वायु राशि होती है, जो ठंडी वायु राशि होती है, वो किधर आती है? 0 डिग्री की ओर आती है, गर्म वायु राशि की ओर। और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ठंडक हो। लेकिन इन वायु राशियों के साथ साथ जो प्रदूषक होते हैं, जो प्रदूषक उड़ रहे होते हैं वायुमंडल में, वो भी आते हैं साथ ही साथ। और ग्रीष्म की अपेक्षा शीत ऋतु में तापीय प्रवणता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तापीय प्रवणता का मतलब सीधा सीधा है कि तापमान में होने वाले अंतर। अब 0 डिग्री पे तापमान आपको देखने को मिल रहा है एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शीत ऋतु में अगर आप देखोगे 90 डिग्री के आसपास का जो तापमान होगा वो चला जाएगा माइनस में 10 डिग्री। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। भाई 50 डिग्री सेल्सियस हो गया कि नहीं हो गया अंतर? और इस अंतर को कम करने के लिए ही वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह ज्यादा होता है। और ये अंतर शीत ऋतु में ज्यादा होता है, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास तो तापमान एवरेज रहता है, चाहे गर्मी का समय देख लो चाहे ठंडी के समय देख लो, वहां 40 42 45 ऐसे ही रहेगा नॉर्मल, 2-4 डिग्री आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। परंतु 90 डिग्री पे ये तापमान -40 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री तक चला जाता है माइनस में। नॉर्मल कंडीशन में गर्मी में क्या होता है? 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं जाता है तापमान गर्मियों में। लेकिन ठंडी में माइनस में चला जाता है, -40, 50, 60, 35, 40 ऐसे चला जाता है। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? शीत ऋतु में ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी समय वायु राशियां ज्यादा तेजी से परिसंचरण करती हैं। तो वायुमंडलीय परिसंचरण की तीव्रता में वृद्धि होती है। इससे शीत में ध्रुव की ओर प्रदूषक स्थानांतरण जो है कि बहुत तेजी से होते हैं। यानी जो 0 डिग्री का जो भूमध्य रेखा की तरफ था, विषुवत रेखा की तरफ, वो ध्रुवों की ओर जो है कि प्रदूषक बढ़ने लगते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड के अभाव से ये और अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि स्थल खंड जो होते हैं वो वायु राशियों में क्या करते हैं? बैरियर के रूप में काम करते हैं। धीरे धीरे जो है कि हवाएं जाती हैं फिर। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो आप देखोगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद तो ऐसा लगता है कोई स्थल खंड है ही नहीं। इसीलिए आपने वायु राशियों को पढ़ा भी होगा। चीखता 60, गरजता 50, 40, ये वाली जो हवाएं पड़ी होंगी वो यही होती हैं। तो ये क्या करती हैं? और तेजी से जाती हैं। और शीत ऋतु में ध्रुवीय क्षेत्र में तापीय विलोमता से प्रदूषक संकेंद्रण सर्वाधिक होने लगता है और क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में ये प्रदूषण
बढ़ जाता है। और इसी समय ध्यान से समझना मेरी बात को कि कैसे समताप मंडल तक जा रहा है। इसी समय आप देखोगे कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य एक तापीय प्रवणता बढ़ जाती है। तो इस वजह से भी क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरण से समताप से क्षोभ की ओर और जिससे समताप से नीचे की परतों में ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पे समझने वाली बात है, जब मैंने जेट स्ट्रीम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि किस प्रकार से ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है। ये सभी चीजें मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से तैयार कराया था। वर्षण वाले चैप्टर मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया था। उसी समय यहां पे लिख रहा है कि ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है और इसी की वजह से, इस स्ट्रीम की वजह से, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती तो इसी तरीके से, लेकिन ये 150 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हैं और इस वजह से क्षोभ मंडल से समताप मंडल, समताप मंडल से क्षोभ मंडल, ऐसे ये सर्कुलेशन मोशन में ये जाती है, ठीक है, जिग-जैग फॉर्म में। और इसी के साथ साथ ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम के साथ सीएफसी प्रदूषक क्षोभ से समताप मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। नहीं तो समताप मंडल में कोई हमारे चाचा थोड़े गए थे छोड़ने वहां पे, ठीक है। तो सीएफसी कैसे जा रही है, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम से जा रही है। और सामान्यतः गर्मियों में समताप मंडलीय बादलों की सघनता अधिक होती है और वहां सीएफसी का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है, जो कि ओजोन की क्षरण प्रक्रिया भी अत्यधिक होने लगती है। तो सोचने वाली बात है कि जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं, क्षोभ मंडल में रह रहे हैं, वहां पे सीएफसी होनी चाहिए थी। समताप मंडल में सीएफसी कैसे पहुंच रही है भैया, तो समताप मंडल में सीएफसी इस तरीके से पहुंच रही है कि वायु राशियों का जो चक्रीय प्रवाह होता है, क्षोभ 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 0 डिग्री जाता है। फिर उसके बाद जब ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है, समताप से क्षोभ मंडल के बीच में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, अभी तो वायु का स्थानांतरण हो रहा था 0 से 90 डिग्री के बीच में क्षोभ मंडल में, तो जो प्रदूषण 0 डिग्री के आसपास था वो 90 डिग्री की ओर चला गया। अब 90 डिग्री पे क्या हुआ, समताप मंडल से ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ और इस वजह से ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हुई, जो जिगजैग फॉर्म में चलती 100-150 किलोमीटर की जिगजैग फॉर्म को कवर करते हुए कभी क्षोभ मंडल में आएगी, कभी समताप मंडल में जाएगी, कभी क्षोभ मंडल में आएगी, कभी समताप मंडल में जाएगी। तो क्षोभ मंडल से सीएफसी को उठा के, ध्रुवीय क्षेत्रों से उठा के क्या किया उसने, समताप मंडल में फेंक दिया और समताप मंडल में फेंकते ही वहां पे ओजोन के साथ उसने रिएक्शन किया और ओजोन का क्षरण शुरू हो गया। तो इस तरीके से सीएफसी पहुंचती है वहां। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि ओजोन क्षरण का दोस्तों प्रभाव क्या पड़ेगा। सीधा सीधा जैसे ओजोन क्षरण का जो प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहला प्रभाव कि अल्ट्रावायलेट रेज की जो है कि क्या होगी, तीव्रता अधिक हो जाएगी। कहां पर, पृथ्वी पर आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या होगा, एक तो आपने बस एक कॉमन तरीके से पढ़ रखा होगा, जो अभी तक अगर कॉमन तरीके से आपने पढ़ा होगा कि हमें स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, जिसमें यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, ये जो रेडिएशन आती है, इसकी वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम होगी। और इसी वजह से आप लोग सनस्क्रीन, जो सनस्क्रीन क्रीम होती है वो आप लगा के बाहर निकलते हो, या यूवीसी, बेटनोवेट सी, तमाम प्रकार की क्रीमें होती है। लेकिन ये तो एक कॉमन असर हो गया, और भी क्या असर होता है, तो आप इसको देखो। पहली चीज, जो समताप मंडल में तापमान बहुत अधिक होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज का वहां पे एकत्रीकरण हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे ओजोन रोक के रखती है। लेकिन अगर ओजोन का क्षरण हो गया तो वो सारी की सारी यूवीज पृथ्वी पे आएगी। पृथ्वी की सतह पर आने से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित और भी जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी बढ़ेंगी, पहली चीज। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जिससे वनस्पति की सघनता और उत्पादकता में कमी आने लगेगी, ठीक है, दूसरी क्रिया। तीसरी अगर हम बात करें तो जैविक समुदाय की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से चेंज होगा और प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। अगर अभी हमारे शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बहुत तेजी से यूवी रेज का प्रभाव हमारे ऊपर आने लगा तो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी और संक्रमित बीमारियों से हम बहुत जल्दी जल्दी संक्रमित हो जाएंगे। आपने कभी नोटिस किया कि सर्दियों में ज्यादा तबीयत खराब होती है, गर्मियों में? सर्दियों में नहीं होती, गर्मियों में होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में पहली चीज लू लगती है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। वर्षा ऋतु में पानी जगह जगह जमा हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं। तो गर्मियों में तापमान अधिक होने की वजह से बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन डिजीज भी हो जाती है। सर्दियों में हमें कुछ नहीं होता, रोज शाम में एक गिलास दूध और एक गुड़ के साथ पीते रहो, गर्म दूध, बढ़िया एकदम तबीयत ठीक रहेगी और कुछ नहीं करना है। इसका मतलब हो गया सर्दियों में आपका तापमान बॉडी का नॉर्मल रहता है, यानी आपको बीमारी
कम होती है, लेकिन गर्मियों में ज्यादा होती है। इसका मतलब तापमान अधिक होता है, और अगर उस तापमान में वृद्धि यूवी रेस से हो गई तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, और ज्यादा जेनेटिकली बीमारियां भी होंगी। और चौथा एक इंपॉर्टेंट प्रभाव हो सकता है, मानव समुदाय को त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी संबंधी बीमारी हो सकती है। तो ये इनके ओजोन क्षरण के प्रभाव हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा इससे संबंधित एक और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अम्लीय वर्षण। कैसी वर्षा? अम्लीय वर्षा। देखो, वर्षा होने की जो प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस के साथ पढ़ा दिया था, और यही प्रश्न आपका यूपीपीसीएस 2024 में प्रीलिम्स में पूछ लिया गया। लेकिन यहां पर जब इन वर्षा के साथ एसिड मिल जाता है, यानी एसिड के पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, तो इसको हम एसिड रेन बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, यहां से भी एक प्रश्न आया हुआ था, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने ही जो है कि उसके बारे में व्याख्या की तो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, लेकिन फिर उसको मैंने दूसरी वीडियो में सही भी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, जैसे जनरली हमने क्या पढ़ा है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जनरली हमने क्या पढ़ा है साधारण रूप से कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा के लिए योगदान देते हैं। लेकिन स्टेटमेंट क्या था? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देते हैं। तो बिल्कुल, कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं वो जब जल से क्रिया करते हैं तो H2CO3 बनाते हैं, ठीक है, कार्बोक्सी मतलब बनाते हैं, और ये एक तरीके से वीक एसिड होता है। एसिड तो बन रहा है लेकिन वीक है, तो क्या बिल्कुल भी ये अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करेगा? करेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और एग्जाम में क्या पूछा गया कि भाई करता है कि नहीं करता है, कम या ज्यादा से मतलब नहीं है, बस सीधे बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सीधा यही स्टेटमेंट यहां से प्रश्न बना था, ठीक है। अब यहां पे देखोगे कि CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 और H2O जब आपस में क्रिया करते हैं तो H2CO3 यानी कि वीक एसिड बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से सल्फर के ऑक्साइड होते हैं जो जल से क्रिया करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो जल से क्रिया करते हैं, तो H2SO3, H2SO4 और HNO3 ये सभी बनाते हैं जिनके pH मान क्या होते हैं, 4 से 5 के बीच में होते हैं, यानी एसिडिक होते हैं ज्यादातर। तो इसी वजह से आप देखोगे कि औद्योगिक विकास, नगरीकरण के कारण जीवाश्म ईंधनों का दहन जो बढ़ रहा है, जिससे वायुमंडल में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। और यह प्रदूषक वर्षा जल से रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के अम्ल के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा हम कहते हैं। और यह एक पर्यावरणीय समस्या भी हो रही है। समझ में आ गया? अच्छा, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहां से निकलते हैं? ये आपके जीवाश्म ईंधनों का अगर आप प्रयोग कर रहे हो, प्रदूषकों का उत्सर्जन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके निकलते हैं। क्लियर? अब अम्लीय वर्षण के प्रभाव क्या? ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मतलब लास्ट हेडिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट हमारा ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स के बारे में आ रहा है, और एनर्जी रिसोर्स को हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि अम्लीय वर्षण के प्रभाव। तो भैया अम्लीय वर्षण के पहले तो हम कारण को देख लेते हैं, यहीं पे यही इसके प्रभाव को डिसाइड करेगा। स्थल मंडल पे क्या होगा? स्थल मंडल पर अगर आप देखोगे तो मृदा की अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी। अगर अम्लीय वर्षा जो है कि ज्यादा हो रही है तो मृदा की अम्लीयता में वृद्धि होगी, और वनस्पति की उत्पादकता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी अम्लीयता अधिक होना या क्षारीयता अधिक होना वनस्पतियों की उत्पादकता के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, प्रॉफिटेबल नहीं होता। जल मंडल की अगर हम बात करें तो भैया जल प्रदूषित होने लगेगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होगा, और इससे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक समुदायों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा तो हम बड़े खुश हैं, हम लोगों का भी जीवन खतरे में आ जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हो जाएगा। साथ ही साथ इमारतों, स्थल मंडलों और जल मंडल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखोगे ताजमहल का जो रंग है हल्का हल्का पीला पड़ रहा है, हल्का हल्का पीला पड़ता जा रहा है। तो ये सभी चीजें होती जो एसिडिक रेन के इंपैक्ट होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज की आपकी लेक्चर कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं कि पिछले 3-4 दिन से आप लोग लगातार जो डिमांड कर रहे थे कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही, तो अब लगातार मैंने पिछले 3-4 दिन से क्लासेस दी हैं, और सबसे पहला टारगेट रखा कि एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर दूं। अच्छा, आप लोग अगर इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो 8527594636 इस पर जाके आप व्हाट्सएप टीम को बस मैसेज कर देना और लिख देना कि सर हमें तपस्या नोट्स की जानकारी चाहिए। हालांकि सभी हैंड रिटन नोट्स हमारे पेड होते हैं, वहां पे आपको घटना चक्र शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे परिणाम के नाम से जो प्रीलिम्स के लिए होंगे, तपस्या नोट्स मिलेगा, लक्ष्य भेद नोट्स भी मिल जाएंगे जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए होते हैं। तो हर प्रकार की आपकी पूरी मदद की जा रही है, हर एक अच्छे क्वालिटी के स्टैंडर्ड नोट्स बना के मिनिमम अमाउंट उसका पे करके आप उसको ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
देना और हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करिए, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल नेम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।